हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवम मित्तल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स में। पिछली क्लास में हमने डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस किया था कि डेप्रीसिएशन का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे। आज डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट है या डेप्रीसिएशन की हम अकाउंटिंग प्रोसीजर किस तरह से फॉलो करेंगे। लेकिन आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी स्टूडेंट से अपील रहेगी, अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए मेरे YouTube चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहली बात, डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। तो डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड करने के मेथड दो हैं, जिसमें नंबर 1 है व्हेन डेप्रीसिएशन इज डायरेक्टली चार्ज्ड टू द एसेट अकाउंट। डेप्रीसिएशन डायरेक्टली चार्ज्ड टू एसेट अकाउंट। जब डेप्रीसिएशन हम डायरेक्ट चार्ज करेंगे उस पर्टिकुलर एसेट अकाउंट में ही। और दूसरा मेथड है व्हेन डेप्रीसिएशन इज प्रोवाइडेड थ्रू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट, या तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन कह सकते हैं या फिर हम उसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी कह सकते हैं। When depreciation is provided through accumulated depreciation और provision for depreciation account। पिछली क्लास में वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पिछली क्लास में हमने डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के मेथड डिस्कस किए थे। पहला था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा था WDV मेथड। इस क्लास में जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था उसे रिकॉर्ड कैसे करेंगे। जो डेप्रीसिएशन की हमें अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉलो करनी है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर किस तरह से फॉलो करेंगे। हर एक ट्रांजैक्शन से एक बिजनेस एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, या सीधी भाषा में बात करूं, हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से मुझे अकाउंटिंग प्रोसेस पूरी फॉलो करनी पड़ती है। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब भी मैंने बताया था। जिन लोगों को अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप रहता है जर्नल, दूसरा स्टेप लेजर पोस्टिंग, लेजर, तीसरा स्टेप ट्रायल बैलेंस, चौथा स्टेप ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट, ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि सोल प्रोप्राइटरशिप एंटिटी है, पार्टनरशिप एंटिटी है, तो फॉलो करना पड़ेगा ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट, तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन यदि कंपनी है तब हमें बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। जो स्टूडेंट 11th वाले हैं उन्हें अभी सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी इन तीनों में डिफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो तो केवल ये बात याद रखें, ट्रायल बैलेंस के बाद हम अगला बनाने वाले हैं ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट। जो लोग 12th वाले हैं, 12th या BCom वाले हैं या फर्दर आगे क्लासेस वाले हैं, उन्हें क्लियर पता होगा ट्रेडिंग इन P&L अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के बीच का डिफरेंस। तो उनके लिए यदि कंपनी है तो कंपनी इसकी जगह बनाएगी ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट की जगह बनाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पांचवा स्टेप रहेगा इसके बाद बैलेंस शीट। पांचवा स्टेप रहेगा बैलेंस शीट। हमें ये पांचों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब डेप्रीसिएशन में जो अमाउंट मैंने कैलकुलेट किया है उस अमाउंट को रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा। पहला मेथड कहता है जो डेप्रीसिएशन का मैंने अमाउंट निकाला है वो डायरेक्ट एसेट अकाउंट में चार्ज करें। अब एसेट अकाउंट में चार्ज करने का मतलब क्या है, जो हम डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करने वाले हैं उससे हम एसेट की वैल्यू डायरेक्टली रिड्यूस करेंगे बाय पासिंग जर्नल एंट्री। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला फेज जर्नल है। कोई ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करना है, जर्नल के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, तो मुझे सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी और उस जर्नल एंट्री से डायरेक्ट एसेट की वैल्यू हमें करनी पड़ेगी रिड्यूस। उस जर्नल एंट्री के द्वारा मुझे डायरेक्ट एसेट की वैल्यू रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो मैं अभी केवल इस मेथड, फर्स्ट मेथड पर फोकस कर रहा हूं। मैं अभी इस मेथड की बात नहीं कर रहा, बात करें पहले मेथड की। सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्री के साथ साथ मुझे कुछ बातें भी याद रखनी पड़ेगी। सारे मुझे कॉन्सेप्ट्स प्लस जो छोटी छोटी बातें स्टूडेंट्स को डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग में दिक्कत क्यों आती है
उन्हें बेसिक जानकारी नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सर WD मेथड हार्ड है, स्ट्रेट लाइन सिंपल है, ऐसा नहीं है। हमें बेसिक प्रोसेस पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री क्या पास होगी? यदि मैं फॉलो कर रहा हूं इस मेथड को जिसमें डायरेक्ट एसेट अकाउंट में मुझे डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, तो डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। अकाउंटिंग का रूल कहता है जितने भी खर्चे होंगे डेबिट होंगे। खर्चे की वजह से मेरी एसेट्स, सपोज डेप्रीसिएशन लगता है मशीनरी पे, तो मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस होगी। एसेट्स की वैल्यू यदि कम होती है तो क्रेडिट करेंगे। तो अल्टीमेट जो जर्नल एंट्री होनी है वो होनी है डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट फर्नीचर है, बिल्डिंग है या फिर मशीनरी है, प्लांट है, तो एंट्री होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन या फिर उस एसेट का नाम आ जाएगा। ये पहला इस मेथड के अंदर एंट्री नंबर 1। बात आती है ये एंट्री कब होगी। मैंने अभी बात की थी छोटी छोटी बातें याद रखनी पड़ेगी। अभी एंट्री पास कब करनी है? अकाउंटिंग ईयर मींस अ ईयर व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो सर मैंने जिस दिन मशीन खरीदी है क्या उस दिन एंट्री पास कर दूं? क्या मैं महीने के आखिर में एंट्री पास कर दूं? तो बात इतनी सी याद रखनी है, ये एंट्री पास होगी साल के आखिरी दिन, अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे। ये एंट्री हमें पास करनी है अकाउंटिंग ईयर के लास्ट डे, ये मानते हुए मैं उस ईयर में उस मशीन को नहीं बेच रहा हूं। अगर बेचने वाली कंडीशन भी आती है देन डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज्ड आइदर एट द एंड ऑफ द डे और डेट ऑफ द सेल विच एवर इज अर्लियर। लेकिन ये बात समझ में तब आएगी जब हम चैप्टर आगे पढ़ते हुए चलेंगे। अभी तो सिंपल याद रखना है, डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। एंट्री कब पास होगी? साल के आखिरी दिन पास होगी। यदि हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं तब ये एंट्री हमें करनी है 31 मार्च को। यदि हम कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो ये होगी 31 दिसंबर को। अमाउंट कितना आएगा यहां पे? अमाउंट मैंने कल वो भी बताया था, अमाउंट निकालने के लिए 2 मेथड है, SLM या फिर WDV। तो जिस मेथड को मैंने अप्लाई किया है उस मेथड से अमाउंट निकाला जाएगा। मैंने कल ये भी बताया था कि डेप्रीसिएशन SLM मेथड में हर साल सेम रहेगा, लेकिन जिस साल परचेज कर रहे हैं और जिस साल उस मशीन को बेचा जा रहा है, उस एसेट को बेचा जा रहा है, उन ईयर्स में अमाउंट फ्लक्चुएट हो सकता है, क्योंकि डेप्रीसिएशन प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी यूज। मैंने मशीन इस साल सपोज 1 मई को परचेज की, तो मई से लेकर मार्च तक 11 महीने का डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे पहले साल में। 11 महीने का ही क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग ईयर मैक्सिमम 12 महीने का पीरियड होता है और इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मुझे 12 महीने के खर्चे ही कंपेयर करने होते हैं 12 महीने की इनकम के साथ। इसीलिए यहां पर ईयर के डेप्रीसिएशन के अमाउंट के हिसाब से एंट्री होगी। अब चाहे मेथड SLM हो या मेथड WDV हो, एंट्री सेम यही रहेगी। यदि हम डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं डायरेक्ट एसेट अकाउंट में तो। इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी? डेप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद दूसरी एंट्री, इस डेप्रीसिएशन अकाउंट को मुझे बंद करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन अकाउंट इज नॉमिनल इन नेचर। डेप्रीसिएशन अकाउंट एक खर्चा अकाउंट है और जितने भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं, जितने भी खर्चे वाले अकाउंट हैं, सारे अकाउंट बंद करने पड़ेंगे। अब यदि प्रोपराइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, तब ये अकाउंट डेप्रीसिएशन किसके थ्रू बंद होगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के थ्रू। कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट के थ्रू। तो साल के आखिर में ये अकाउंट मुझे बंद करना पड़ेगा। तो अभी मैं लिख रहा हूं पूरा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, क्योंकि जो 11th वाले उन्होंने अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं पढ़े होंगे मेरे हिसाब से तो अभी वो केवल याद रखें यहां पर आएगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। जो 12th वाले या फिर फर्दर आगे वाले लोग हैं उन्हें पता है, पहले से होशियार है कि पीएनएल अकाउंट आना है, कंपनी है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आना है। मतलब कुल मिला के एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। अभी 11th वालों के लिए मैं पूरा ले जा रहा हूं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। जो 12th वाले हैं उन्हें केवल या फिर
एंट्री पास करनी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। जो 11th वाले स्टूडेंट है आगे जब पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तब क्लियर, जितने भी डेप्रिसिएशन रहेगा, जितना भी अमाउंट रहेगा डेप्रिसिएशन का, वो जाएगा पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो अभी एंट्री यही मान के चलें, ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। अब ये एंट्री इस अमाउंट से होगी सेम, ये मेथड नंबर 1 है। अब हर साल यही एंट्री वापस पास होती रहेगी। कब होगी? साल के आखिर में। यदि हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं 31 मार्च को, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं 31 दिसंबर को। क्यों पास कर रहे हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें इस साल का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए इस साल के एक्सपेंस को कंपेयर करना पड़ेगा इस साल की इनकम के साथ। एक एंट्री और वो होगी सबसे पहले एसेट परचेज करने की। एसेट परचेज करने की एंट्री नॉर्मली हम पिछले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं। एसेट खरीदने की एंट्री, मशीन परचेज की है तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर बात है। देखिए अब एक एग्जांपल डिस्कस करें। फर्स्ट मेथड जो कि है व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज डायरेक्टली टू द एसेट अकाउंट। एग्जांपल है कि मिस्टर राम ने एक मशीन खरीदी अपने बिजनेस के लिए, परचेज्ड ऑन 1 जून 2020। मशीन खरीदी गई है 1 जून 2020 को, वो भी 1,90,000 रुपए की। मैंने कोशिश की है अभी तक जितने भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किए वो सारे मैं कवर कर सकूं। मशीनरी खरीदी है 1,90,000 की और मशीनरी पर स्पेंड किया है 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। मशीनरी को इंस्टॉल कराने का खर्चा है 10,000। तो यहां पर मेरी कॉस्ट की डेफिनेशन, कॉस्ट मींस परचेज प्राइस, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज। तो मशीन जब मैंने खरीदी है तब 10,000 रुपए उसके इंस्टॉलेशन पर पेड किए, तो मशीन की इस हिसाब से कॉस्ट हो गई 2 लाख रुपए। अब कॉस्ट होने का मतलब जर्नल एंट्री में 1,90 की पास करूंगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए की। अब ये मुझे मशीन की कॉस्ट में ऐड करनी है तो वापस मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000 रुपए से। फिर कह रहा है मशीन की लाइफ 10 साल है, मेरे लिए मशीन की जो यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ है वो केवल 10 साल है। आगे कह रहा है मशीन विल रियलाइज 20,000 आफ्टर यूजफुल लाइफ। 10 साल के बाद मैं मशीन बेच दूंगा 20,000 रुपए, मतलब सालवेज वैल्यू। यू आर रिक्वायर्ड टू पास होल अकाउंटिंग प्रोसेस। मुझे पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो करनी है स्टार्टिंग के 3 साल के लिए। अज्यूमिंग दैट मेथड जो डेप्रिसिएशन के अमाउंट को कैलकुलेट करने का है वो है स्ट्रेट लाइन। ये मानते हुए कि जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो है स्ट्रेट लाइन, तो मुझे पूरी अकाउंटिंग प्रोसीजर, मतलब पहले मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर मैं बनाऊंगा लेजर, फिर उसके बेसिस पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट। यहां पर बताया नहीं है क्वेश्चन ने कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर कंपनी है। हम मान के चल रहे हैं मिस्टर राम ने अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदा है तो अकेले प्रोप्राइटर, तो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। तो सबसे पहले मुझे जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, लेजर पोस्टिंग क्रिएट करने पड़ेंगे, इसके बाद मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो मुझे बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट, और फिर लास्ट में जाके मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। 11th वाले स्टूडेंट्स उन्हें केवल ट्रायल बैलेंस तक प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन का जो चैप्टर है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले पढ़ाया जाता है। तो अल्टीमेट आप लोगों ने अभी तक फाइनल अकाउंट मेरे हिसाब से नहीं पढ़े होंगे, तो आपको ट्रायल बैलेंस तक समझ में आ जाएगा जहां तक। तो सबसे पहले मैं जर्नल एंट्री पास करूं बुक्स ऑफ राम। ये बात सबको पता होगा कि पहले जर्नल एंट्री होगी फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे। जर्नल एंट्री हर एक एंट्री होगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले साल 2020-21 की मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी, फिर 2020-21 की मुझे लेजर, फिर उसी साल का ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट, फिर 21-22 की वापस पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग पी एंड एल और फिर बैलेंस शीट। सेम ऐसे ही अगला साल 22-23 में। तो मैं सबसे पहले जर्नल एंट्री पास कर रहा हूं। पहली एंट्री जिस दिन मैंने एसेट परचेज किया उस दिन होगी। एसेट परचेज करने की एंट्री मैंने अभी डिस्कस नहीं की थी, मैंने अभी केवल डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री पास की थी, डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करने की एंट्री पास की थी। सबसे पहले एसेट खरीदने की एंट्री 1 जून को,
मशीन अकाउंट डेबिट, एसेट का नाम है मशीन, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये होगी कॉस्ट से, कॉस्ट की डेफिनेशन कवर कर चुके हैं 2 लाख से। जिन्हें 2 एंट्री पास करनी हो 2 एंट्री पास कर सकते हैं। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 190, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक 10,000। इसके बाद 1 जून के बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। आप ये वाला तरीका भी मेरा अपना सकते हैं। 1 जून 2020 को मशीन खरीदी है, साल बंद कब होगा, अकाउंटिंग ईयर फॉलो कर रहे हैं, साल पहला बंद होगा 31 मार्च 2021 को, और मशीन खरीदने के अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डायरेक्ट साल के आखिर में लगाएंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री, डेप्रीसिएशन लगाया जाएगा 2021 को 31 मार्च में। एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब डेप्रीसिएशन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मेथड एसएलएम है, तो एसएलएम मेथड से डेप्रीसिएशन का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले थे। पहला ओरिजिनल कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई लाइफ, दूसरा फॉर्मूला ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100। यहां पर रेट गिवन नहीं, तो पहला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट माइनस मशीन की स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई मशीन की लाइफ। डेप्रीसिएशन का अमाउंट ये आया है 18,000 रुपए, लेकिन ये 18,000 रुपए कितने सालों का आया है, 1 ईयर का आया है डेप्रीसिएशन 18,000। डेप्रीसिएशन आया है 1 साल का 18,000। मैंने कहा था डेप्रीसिएशन में छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी पड़ती हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, छोटी छोटी बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे मशीन हमने खरीदी 1 जून को है, तो फर्स्ट ईयर में हमने कितने मंथ्स उस मशीन को यूज किया होगा। अप्रैल मई 2 महीने लेट खरीदी है तो केवल 10 महीने। यहां पर अजम्पशन फॉलो करते हैं, जिस दिन मशीन खरीदी है उसी दिन हमने मशीन इस्तेमाल करना चालू कर दिया है, तो अल्टीमेट 10 महीने का मुझे डेप्रीसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले साल में केवल 10 महीने यूज कर रहा हूं। 18,000 रुपया जो मैं आया है वो 12 महीने का है, तो 10 महीने का 18,000 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10, 12 का भाग 10 का गुणा, तो ये आ जाएगा 15,000 रुपए। तो इसका मतलब पहले साल का जो डेप्रीसिएशन है वो आएगा केवल 15,000 रुपए। अब मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ये तुम्हें खर्चा जो निकाला है वो खर्चा राइट ऑफ भी तो करो। खर्चा राइट ऑफ कहां से करेंगे, खर्चा राइट ऑफ करेंगे यदि सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप एंटिटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। राइट ऑफ करने की एंट्री सेम डेट को होगी, सेम डेट को ही क्यों, क्योंकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं साल के आखिरी दिन, मतलब 31 मार्च को। तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ये मेरा अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 1 जर्नल पूरा हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2 जो कि लेजर, मैं लेजर बना रहा हूं, जो भी जरूरी है केवल वही, एक डेप्रीसिएशन और दूसरा मशीन अकाउंट का लेजर। डेप्रीसिएशन अकाउंट का लेजर, और मशीन अकाउंट का लेजर। मैंने 2 लेजर ओपन किए। लेजर का फॉर्मेट सभी लोगों को पता होगा, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट। तो क्या यहां पर डेट का कॉलम रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो डेट का कॉलम क्यों, हम तो साल के आखिर में बना रहे हैं डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हैं साल के आखिर में, तो हर साल यदि साल के आखिर में ही चार्ज करना है तो क्यों ना यहीं पर लिख दूं मैं डेप्रीसिएशन अकाउंट, वो भी 31 मार्च को। लेकिन नहीं, रीजन क्या है, क्योंकि कभी कभार हम एसेट को साल के
किसी भी दिन बेच देते हैं, सपोज 1 मई को बेच दी या फिर 31 दिसंबर को बेच दी, किसी भी डेट को 31 मार्च के अलावा, तो हमें डेप्रीसिएशन वहां तक चार्ज करना पड़ेगा। तो हमें डेप्रीसिएशन की एंट्री उस दिन ही पास करनी पड़ेगी, इसीलिए डेट का कॉलम रहेगा, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। मैं डायरेक्ट पोस्टिंग कर रहा हूं। सबसे पहले मशीन में मैंने मशीन खरीदी है 2020 को, वो भी 1 जून में। एंट्री टू बैंक, मशीन खरीदी गई है 2 लाख रुपए की। फिर मैंने साल के आखिर में लगाया, डेप्रीसिएशन है 31 मार्च को। डेप्रीसिएशन लगाने की एंट्री डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। डेप्रीसिएशन 15,000 का अमाउंट मैंने बता दिया था कैसे निकाला है। ये 12 याद रखें, लोग कंफ्यूज ना हो। यहां पर 10, ये 10 ईयर्स हैं, ये 12 मंथ्स हैं। 1 साल का आया है 18,000 रुपया। मैंने पहले साल 2020-21 में मशीन केवल यूज की है 10 महीने। तो यदि ये 18,000 रुपए डेप्रीसिएशन 12 महीने का है, तो 10 महीने का डेप्रीसिएशन आया है 15,000। मैंने डेप्रीसिएशन अकाउंट में पोस्ट कर दिया टू मशीन, मशीन अकाउंट में साल के आखिरी दिन बाई डेप्रीसिएशन, बाई डेप्रीसिएशन अमाउंट 15,000। ये मेरा दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप कंप्लीट तब होगा जब मैं ये दोनों अकाउंट बंद कर दूंगा, जब मैं दोनों अकाउंट बंद कर दूंगा। अब यहां पर ये दोनों अकाउंट बंद करने हमें, तो यहां पर डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर कॉन्सेप्ट है लेजर पोस्टिंग का, कि ऑल दोज लेजर विच आर ऑफ रेवेन्यू इन नेचर विल बी क्लोज्ड बाय ट्रेडिंग इन पीएनएल अकाउंट, and all those ledger which are capital in nature will be closed with the balances। तो यहां पर डेप्रीसिएशन है, ये अकाउंट बंद करना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट के थ्रू, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, और मशीन अकाउंट कैपिटल नेचर का अकाउंट है, ये अकाउंट बंद होगा बैलेंस के साथ। तो बाई बैलेंस कैरी डाउन, बाई बैलेंस सीडी, ये आ गया 1,85,000। ये मेरा हो गया स्टेप नंबर 2 कंप्लीट, जो कि है लेजर पोस्टिंग। अब अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 3, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाते हैं मेनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, कि हमने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी। यहां पर केवल हम एक्सट्रैक्ट बना सकते हैं। मेरा डेप्रीसिएशन का बैलेंस मैं केवल एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं, मतलब केवल लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अगर पूरी इंफॉर्मेशन फिल करूंगा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। जिन लोगों को ट्रायल बैलेंस मैच करना है वो देख लें, जिन्हें केवल एक्सट्रैक्ट बनाने हैं वो भी देख सकते हैं। एक्सट्रैक्ट मतलब जो मैंने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए हैं केवल वही इंफॉर्मेशन फिल करूं। जैसे डेप्रीसिएशन का अकाउंट है 15,000 रुपए का बैलेंस, तो डेप्रीसिएशन खर्चा आ रहा है 15,000 रुपए। याद रखें जो डेप्रीसिएशन का अकाउंट है रेवेन्यू इन नेचर है। ट्रायल बैलेंस में सारे वही अकाउंट आएंगे जो चाहे रेवेन्यू के हो या कैपिटल के हो, लेकिन बैलेंस हर एक रेस्पेक्टिव अकाउंट का आएगा। जिन्होंने लेजर पोस्टिंग के रूल पढ़े हुए हैं कि लेजर पोस्टिंग, जितने भी लेजर अकाउंट ओपन होंगे वो बंद कैसे होते हैं। बंद करने के 2 मेथड हैं। पहला मेथड है टोटल मेथड, मैं इधर का भी टोटल लगा दूं, हर एक अकाउंट के इधर का टोटल लगा दूं, टोटल में पोस्ट कर दूं ट्रायल बैलेंस के अंदर। दूसरा नेट बैलेंस है। नेट बैलेंस मींस जैसे मशीन अकाउंट में डेबिट साइड भी कुछ एंट्री है, क्रेडिट साइड भी कुछ एंट्री है। जिन अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड एंट्री है, तो वहां पर जिस साइड बैलेंस ज्यादा होगा, जिस साइड बैलेंस ज्यादा होगा उस साइड को कंपेयर करेंगे सामने वाली साइड से। जैसे मशीन अकाउंट में डेबिट साइड बैलेंस 2 लाख है, क्रेडिट साइड बैलेंस 15,000 है, तो यहां पर ये कहलाएगा डेबिट बैलेंस ऑफ द मशीन अकाउंट, दैट इज 1,85,000। तो मशीन अकाउंट में डेबिट बैलेंस 185, डेप्रीसिएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 15,000, तो डेप्रीसिएशन में डेबिट बैलेंस 15,
मशीन अकाउंट में डेबिट बैलेंस 185, ये हो गया एक्सट्रैक्ट केवल। अब पूरा ट्रायल बैलेंस मैच करना है तो मैंने कैश पेड कितना किया था, 2 लाख, ये हो गया ट्रायल बैलेंस मैच। अकाउंटिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 3, मैंने ट्रायल बैलेंस भी अब प्रिपेयर कर दिया। अब मुझे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएनएल और बैलेंस शीट कहती है, अब 11th वाले जिन्होंने यहां तक ही पढ़ रखा है केवल ट्रायल बैलेंस तक ही, वो मेरी बात थोड़ा ज्यादा गौर से सुनेंगे। ट्रायल बैलेंस में जितने भी अकाउंट होंगे वो हमें प्लेस करने पड़ेंगे। प्लेस कहां करेंगे, रेवेन्यू नेचर के आइटम हम प्लेस करेंगे ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। जैसे मैंने यहां पर जो चार्ज किया था वो कैपिटल नेचर के हम ले जाएंगे सीधे बैलेंस शीट में। तो मेरा जो रेवेन्यू नेचर है वो है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन एक खर्चा अकाउंट है, तो ये मेरा जाएगा पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी डेबिट साइड में टू डेप्रीसिएशन 15,000। और बैलेंस शीट में जाएगा मशीन। मशीन कैपिटल इन नेचर है तो मशीन केवल मैं एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। बैलेंस शीट मशीन एसेट साइड में 1,85,000। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट और अमाउंट। अगर छोटा छोटा दिखाई दे रहा है तो कृपया जूम कर लें या स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखें। तो यहां पर 1,85,000 है मशीन अकाउंट का बैलेंस, जो मैंने पोस्ट कर दिया। ट्रायल बैलेंस ले गया मैं सीधे बैलेंस शीट। ये प्रेजेंटेशन का तरीका, रिकॉर्डिंग, उसके बाद पोस्टिंग, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस, और फाइनली प्रेजेंटेशन। हमें अपने 11th क्लास के टॉपिक में केवल और केवल ये लेजर पोस्टिंग के बारे में पूछता है हमेशा। तो लेजर पोस्टिंग में ज्यादा कोई बात नहीं है बड़ी। स्टूडेंट्स को डर लगता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के अंदर ही कि सर डेप्रिसिएशन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड खतरनाक है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे आगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी सिंपल ही है। पूरा हमें सिस्टमेटिक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हर एक अकाउंट में रिकॉर्डिंग कैसे होगी। अब यहाँ पे और भी ट्रांजैक्शन आने वाले हैं, जैसे मैं साइमल्टेनियसली मशीन खरीदता हूं फिर बेचता हूं, फिर खरीदता हूं फिर बेचता हूं। तो मशीन खरीदने पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा खरीदने के बाद, लेकिन जब बेचेंगे तब उस दिन हमें प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए कोई अलग से फॉर्मूला कुछ नहीं है। वापस जर्नल एंट्री के दौरान ही हमने एक स्टेटमेंट या फिर एक रूल फॉलो किया होगा, वही यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे वाली क्लास में। तब तक के लिए अकाउंटिंग पर और नॉलेज गेन करने के लिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनसाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।